सुबह 8 बजे उठना, उसके बाद सारा काम निपटा के 10 बजे तक लाइब्रेरी और फिर 2 से 5 साढ़े 5 बजे तक अभी बाहर आए। सर एस्पिरेंट की लाइफ तो वही है, घटना चक्कर की तरह चलती रहती है। उठो, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो और वही चलता रहता है सर सारे दिन। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है कि हाँ मुझे ये करना है, तो उन लोगों को देख के तो एक तो मोटिवेशन आता है। फर्स्टली अपने सिलेबस कंप्लीट कीजिए बहुत ही अच्छे से। आप ये वर्ड भी मत लगिए कि ठीक है एग्ज़ाम में तो मैं भी बैठ चुका हूँ या बैठ चुकी हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं अगर सेल्फ होती हूँ तो मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। पढ़ाई के साथ साथ खाने वगैरह का भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बाहर खाओ वो भी सब ऐसा ही मिलता है और पीजी में भी ऐसे ही मिलता है। सबसे ज़्यादा कहूँ ना घर से दूर रहना सबसे बड़ा स्ट्रगल। मैं तो बार बार कहती हूँ कि यूपीएससी क्लियर करने से ज़्यादा मुश्किल है घर से दूर रहना। Hello and welcome to the Edge Originals. I am Rajat Kane. In this report from Mukherjee Nagar, hub of UPSC and other competitive examination, me and my camera person, colleague Ratikant Patra will get you stories from the ground about struggles, aspirations and motivations of the aspirants. मुखर्जी नगर जो एस्पिरेंट्स और अन्य यूपीएससी और साथ में अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हब से हम रिपोर्ट ला रहे हैं। बात करेंगे कई एस्पिरेंट्स से, जानेंगे उनकी ज़िंदगी कैसे रहती है, किस किस तरह के स्ट्रगल्स उनको डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते हैं और साथ में एक मोटिवेशन जो है उनको कैसे आगे बढ़ाती है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट है, स्ट्रगल्स के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन की भी, साथ में मोटिवेशन की भी, जो उनको आगे ले जाती है अपनी मंजिल की तरफ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इस एपिसोड को। मैं और मेरे साथी रतिकांत पात्रा मुखर्जी नगर के एस्पिरेंट्स हब से ये एक खास रिपोर्ट आपके सामने ला रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू शो द स्ट्रगल्स ऑफ द एस्पिरेंट्स, हाउ डू दे प्रिपेयर, व्हाट इज देयर डेली रूटीन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग दिल्ली से बाहर से आए हैं उनका ट्रांजिशन कैसा रहा। और साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एस्पिरेंट्स का ये हब जो है ये सिर्फ एक सक्सेस की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है स्ट्रगल्स की, ये स्टोरी है फेलियर्स की, और फेल होकर गलती का नहीं करनी है, वो सीखने के भी। कई एस्पिरेंट्स से हम बात करते रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं सृष्टि। सृष्टि, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू द एज। एंड थैंक यू आपको भी। थैंक्स। तो सृष्टि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आपका जो है कौन सी दफ़ा आप अटेम्प्ट दे रही हैं यूपीएससी का? वैसे तो मेरे 3 हो चुके हैं, लेकिन इसके पहले की मैं कुछ गलतियों को बताना चाहूँगी जो कि अभी मैं मोटा मोटा बता रही हूँ कि ये इस बार मेरा 4th में देने जा रही हूँ और 3 तो मेरे ऐसे निकल गए और वो मैं बताऊँगी अभी कुछ देर पहले कि वो नहीं करना है। तो अभी तो बस ऐसे मोटा मोटा बता रही मैं हूँ। जैसे ही आपके रूम में घुसा जो है सो पहला इंप्रेशन गया, इतना सारा बुक्स का स्टैक रखा हुआ है और साथ में जो है आपका इट सीम्स टू बी लाइक प्रीटी वेल प्रिपेयर्ड रूम। ठीक है, सब जगह सब जगह जो है यहाँ इतना सारा बुक्स का स्टैक, यहाँ साइड में जो है बुक्स का पूरा जो है एक रैक रखा। हो ही जाते हैं प्रिपरेशन करते करते, वो चीज़ें हो जाती है आपके स्टॉक जमा होते होते। फिर भी हमने कोशिश करी है कि चीज़ें मैं निकाल सकूँ। मैं मतलब लिमिटेड चीज़ें रखने की कोशिश करती हूँ कि वो अपने आप को बर्डन फील होता है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है कि अब ये मेरे काम का नहीं है तो उसको रद्द ही कर दिया है हमने, कि उसको बाहर निकाल दिया है। तो इसमें जितने हैं कि हाँ ये वाकई काम के हैं, अभी तो चीज़ें बढ़ेंगी। आप घर से दूर रहती हैं, ठीक है, और आप दिल्ली में हैं, अपने शहर से भी दूर हैं। वो अपने आप में कितना बड़ा एक चैलेंज होता है कि आप बिल्कुल जो है अकेलेपन और साथ में जो है कि जो आपके पीयर ग्रुप है उससे आप उससे दूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ होती है मतलब प्रिपरेशन के दौरान कि आप घर से दूर होते हो। और तो और फिर सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो खाने से लेकर के हर चीज़ें कि मम्मी होती ये चीज़ें कर देती है, अभी ये खुद को करना है, पढ़ाई भी करनी है। मतलब सबसे ज़्यादा कहूँ ना घर से दूर रहना सबसे बड़ा स्ट्रगल। मैं तो बार बार कहती हूँ कि यूपीएससी क्लियर करने से ज़्यादा मुश्किल है घर से दूर रहना।
जो कि मम्मी के हाथ का बना हुआ चीज़ें फिर याद भी आती है, सिर्फ ऐसे नहीं कि स्वार्थपन से भर करके मैं बोल रही हूँ कि घर की सिर्फ खाने की चीज़ें याद आ रही है, बिल्कुल घर के वालों की याद आती है कि वो कैसे हैं, कोई बीमार हो जाता है तो उनकी याद आती है, और हम भी बीमार हो जाते हैं घर वालों की याद आती है कि वो होते तो मेरी केयर करते हैं, और यहाँ खुद को करना पड़ रहा है, खुद जाके आप दवाइयाँ लाओगे, वो सारी चीज़ें तो घर वाले करते हैं। तो ऐसा है कि आप हर स्टेप पे घर वालों को मिस करते हो कि बहुत ही अब होता है कि लोगों का अपना कनेक्ट होता है कि किसी का कनेक्शन कितना है घर से, ये भी मैं कह सकती हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं तो रोती भी हूँ, आज भी रोई थी घर वालों को याद करके सुबह में। तो ऐसा लग रहा था कि मम्मी से बात किया कि कुछ हो नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है, तो उधर से मोटिवेशन आता है कि नहीं नहीं रुक जा, मुझे 3 महीने हो गए घर गए, तो दिवाली का ही वेट कर रही हूँ, दिवाली आए तो ज़्यादा किसकी याद आती है? मॉम की, डैड की, फ्रेंड्स की, सिबलिंग्स की? भाई बहन हैं आपके? हाँ बिल्कुल, एक भैया है और एक बहन भी है छोटी, और तो फिर मैं बीच की हूँ। तो सच कहूँ तो मम्मी पापा दोनों ही नाराज होंगे, किसी एक का बोलूँगी। ये नाराज़ करने के लिए नहीं, बेसिकली ये है कि जो सबसे नाजुक टाइम होता है, आप किससे बात करना पसंद करते हैं? वो तो मम्मी से ज़्यादा है कि मैं उनसे रो धो करके हर चीज़ ही कह देती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो एक तरीके से, मैं फ्रेंड पहले बोलूँगी मम्मी बाद में, तो मेरी फ्रेंड है, तो इसलिए हो सकता है शायद मेरा सर्कल ज़्यादा बड़ा है नहीं, मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, जो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मम्मी से मैं सारी बातें शेयर कर लेती हूँ, और मेरी बहन है वो मेरी एक फ्रेंड की तरह है, तो फैमिली से तो मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। लास्टली सृष्टि, मेरा क्वेश्चन यही है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई वर्ड ऑफ एडवाइस आपकी तरफ से? बिल्कुल, ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा कहना चाहूँगी कि मैं अपनी मिस्टेक्स बताती हूँ जिससे आइडेंटिफाई कर सकेंगे वो, कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, देन मैंने ऐसे ही शौकिया बस बोल सकते हैं कि हमने दे दिया एक अटेम्प्ट, तो वो आपको तो वो तब तो आपने दे दिया, लेकिन जब आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं और आपके प्रिपरेशन नहीं होती है, अब तो काउंट करते हो, लोगों को बताते हो कि अच्छा मेरे इतने हो चुके हैं, कोई काउंटिंग ही पूछता है कि कितने हो गए, तो हम उनको बताते हैं कि हमारे इतने अटेम्प्ट हो गए, तो वो आप डिमोटिवेट होते रहते हो अपने अटेम्प्ट को लेकर के, और लोग भी कहते हैं अच्छा इतने हो गए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी पहले आप फर्स्टली अपने सिलेबस कंप्लीट कीजिए बहुत ही अच्छे से, आप ये होड़ भी मत लगिए कि ठीक है एग्ज़ाम में तो मैं भी बैठ चुका हूँ या बैठ चुकी हूँ, ये मत करिए। और जो हमने किया है, तो रही बात उसके बाद, हाँ CSAT का तो मैं लेकर कहूँगी, वो मैं ग्रेजुएशन टाइम में स्टार्ट कर दी थी, तो मेरा बहुत अच्छा है, तो उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। और GS का तो मैं कहूँगी कि तो हर साल वो इम्प्रूव ही होता जा रहा है, तो जैसा कि सारे टीचर्स अभी बोल रहे हैं कि जो टीना डाबी जी हैं, उन्होंने जो आंसर लिखे हैं फर्स्ट रैंकर है, सेम टू सेम आंसर अभी आप लिखोगे, देन पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अंडर 100 भी नहीं आओगे, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में इम्प्रूव होती जा रही है, हर चीज़ है, प्रीलिम्स का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, जो उनके टाइम पे प्रीलिम्स था वो अभी नहीं है वो ऐसा। तो आप पहले के टॉपर्स को ज़्यादा आइडियल मत बनाइए, ठीक है कि आपको आइडियल है, बिल्कुल वो है, अपने समय के हैं वो, लेकिन अब भी आप कोशिश करिए कि अपने दायरा बहुत ऊंचा रखिए, मतलब ऐसा मत सोच के आइए कि उनके आंसर्स मत देखिए, बिल्कुल आप एक आइडिया ले सकते हो, लेकिन हाँ अभी आप साल दर साल PT का भी लेवल बढ़ता जा रहा है, मेंस का भी बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेके चलिए। जो कि मैं शुरू में गलती करी थी कि मैं एक आइडियल मान ली पहले के टॉपर्स को, ठीक है, मुझे उनका ऐसा लग रहा था कि इनकी चीज़ें फॉलो करनी है, इनकी चीज़ें मुझे अपील करती है, इनका रूटीन मुझे अपील करता है, तो ऐसा नहीं करना है, खुद को फ्लेक्सिबल बनाना है, और अभी समय के साथ जो चेंजेस होते जा रहे हैं उसको खुद को मेंटेन रखना है, अपडेट रखना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो CSAT को GS को बराबर टाइम देना है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट रखना है, और बहुत ही क्या बोलूँ, सिर्फ ऐसे नहीं चल देना है कि UPSC करनी है तो फिर करनी है, ऐसे सोच के चलना है कि फाइनली वही करना है, ऐसे। थैंक यू सृष्टि, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू द एज, बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, और जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा आपसे मिलने हो, आप हमारा इंटरव्यू ले। बिल्कुल बिल्कुल आप आएंगे हमारा एज ए टॉपर इसी रूम में, आई होप मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, यहीं पे इसी रूम पे आप इंटरव्यू लेंगे, और हमारी ये तमन्ना है बिल्कुल। हाय, मे वी कम इन? कम रति, हाय। So thank you Mona for allowing us in your room. You know, I mean, so basically first of all I would like to know one thing, कि आप जो है किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे होती है, कैसे आप जो है तैयारी करते हैं, क्या होता है एक एस्पिरेंट्स का जो दिन होता है
उसमें किस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं उसको? मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी तो जब विकास दिव्य कीर्ति सर के वहाँ से ही कोचिंग ले रही हूँ और वहाँ मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी से प्रिपरेशन की गई हैं। प्लस मैं यहाँ पे अपना मेरा डेली रूटीन होता है, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठना, उसके बाद अपना फ्रेश होना, फिर सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मुझे फिर सुबह 7 बजे से अपना स्टडी करने बैठ जाती हूँ। 7 बजे से स्टार्ट होता है मेरा 11 बजे तक का पूरा पढ़ाई को लेके, उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके बाद होता है मेरा 2-3 बजे लंच के बाद फिर वही 7-8 बजे तक थोड़ा रेस्ट भी करती हूँ मैं अपना 10-15-20 मिनट। उसके बाद फिर सुबह शाम में 4 बजे से फिर स्टार्ट कर देती हूँ मैं अपना पढ़ाई करना। यहाँ 8 बजे तक पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर अपना लंच वगैरह करके फिर घर बात करके अपना रेस्ट करती हूँ। चलिए, बहुत मेहनत करते हैं, घर बात करना भी ज़रूरी है। मैं आपका देख रहा हूँ कि काफ़ी आपने जो है अच्छे से रूम लगा रखा है। आपके ज्योग्राफी की स्टूडेंट हैं या फिर आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपके पेपर्स में? मेरा पॉलिटी है। पॉलिटी है जी, ऑप्शनल मेरा पॉलिटी है। ओके जी। मैं ज्योग्राफी इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे जो है आई आस्क रति जस्ट मूव द कैमरा अराउंड और देखिए नक्शे हैं यहाँ पे और साथ में भारत का इतिहास का एक बेसिकली एक पूरा का पूरा जो है एक टाइमलाइन आपने लगा रखी है। इसमें ये सारी चीज़ें आती ना, भूगोल, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें ही आती हैं, हिस्ट्री वगैरह सब आता है, तो इसलिए हमें पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। एक बात बताइए, तो आपका ये पहला अटेम्प्ट है या फिर जो है आप पहले भी दे चुके? 2021 मतलब 26 में मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगी। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट देंगी आप? देंगी। तो इसमें आपने जो है लाइक मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन यूजुअली हम लोग सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। आई एम श्योर, आई जस्ट होप कि आपका पहली बारी में हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेकिन आपने जो है किस तरीके की यहाँ पे जो है क्या एज ए एस्पिरेंट यहाँ पे क्या सुनने को मिलता है कि भाई क्या करने जा रहे हो यार? आपको पता भी है कि क्या है ये? जी, मैंने सुना है ये सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है पेपर देना, यूपीएससी का बहुत ज़्यादा बड़ा अटेम्प्ट होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों का नहीं निकलता। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मेहनत है, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट निकलना जायज़ है, आपका निकल सकता है, क्योंकि बस उसके लिए आपको मेहनत करना है। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह, नोट्स वगैरह उनको कलेक्ट करना है। घर से बाहर पहली बार आए हो स्कूल कॉलेज के बाद जो है? जी। तो जब यहाँ फर्स्ट टाइम आए तो क्या फीलिंग रही कि दिल्ली में आ रहे हो आप अपना होम टाउन छोड़ के? क्या आपका एक बेसिक आपको एक फैसिलिटी का है या एक्सपेक्टेशंस जो आप पीजी में रह रहे हैं क्या है आपकी? घर से निकलने के बाद आपको ही पता है कि स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, घर से दूर रहना सही नहीं रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ हम अपने मम्मी पापा का मतलब एक सपना होता है, हमारा एक सपना होता है कि हम लाइफ में कुछ करें और अपने देश की कुछ सेवा कर सकें। अब लोग बहुत बोलते हैं कि देश की सेवा करना सबका वो होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं अगर सेल्फ होती हूँ तो मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। थैंक यू मोना, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स मैं देख रहा हूँ कि आपने जो है साइन लगा रखा है आईएएस का, सो आई होप कि कुछ सालों बाद आप जहाँ पे भी जाएं आपके कमरे के बाहर भी ऐसा ही साइन हो। थैंक यू दिया से बात करने के लिए। थैंक यू। तो साहब हम हैं मुखर्जी नगर में यूपीएससी और बाकी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हब। पिछली दफ़ा हमने एपिसोड किया था ओल्ड राजेंद्र नगर पे, काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी फ़ीडबैक मिला, अच्छा फ़ीडबैक मिला आप लोगों का। और उसमें एक सवाल ये भी था कि अगर आपको एस्पिरेंट्स की लाइफ देखनी है तो मुखर्जी नगर ज़रूर जाएगा। तो मुखर्जी नगर में है, हमारे साथ एक एस्पिरेंट है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुड इवनिंग। किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको यूपीएससी की जैसी एक जटिल और कहें तो इतनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए? सर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो क्या है कि हमारी तरफ जो आर्मी के लिए, डिफेंस सर्विसेज को लेके ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन बीते कुछ सालों से यूपीएससी के लिए कई लोग निकले हैं आसपास में, और ख़ास करके रवि सियाग सर हैं, तो उनकी बदौलत वो मिलने आए थे, जो सो कोई हमारे कोचिंग वगैरह में मिलने आए थे, स्कूल वगैरह में मिलने आए थे, तो उनको देख के
यूपीएससी के प्रति क्रेज जगा। और जैसे ही आजकल समाज में क्या चल रहा है, तो ये था कि हम भी कुछ भागीदारी निभाएं। इसके लिए सर यूपीएससी का थोड़ा सा मिल गया योगदान। क्या जैसे आपने कहा समाज में भागीदारी निभाने, किस तरह की भागीदारी निभाने की आप सोचते हैं? भागीदारी निभाने के लिए तो जैसे अब स्टार्टिंग से ही कि मेरी ये स्वभाव रहा है कि मैं चीज़ों को लेके चलूँ, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में है तो उसके प्रॉब्लम को हल करना। तो लोगों ने विभिन्न सुझाव दिए थे कि आप विभिन्न तरीक़ों से इसको हल कर सकते हो, लेकिन सर प्रत्यक्ष तौर पर यूपीएससी ही आपको मौका देती है कि आप किसी भी चीज़ को हल कर सकते हो, किसी भी वर्ग तक जा सकते हो। क्योंकि आपका एक तो इंटेंशन तो आप किसी भी पद पर रह के या फिर अपने व्यक्तित्व के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन सर एक कानून के तहत आप यूपीएससी के द्वारा ये चीज़ें कर सकते हो, तो वो मोटिवेट करता है सर। जो एक एस्पिरेंट की लाइफ होती है कैसी होती है? सर एस्पिरेंट की लाइफ तो वही है, घटना चक्कर की तरह चलती रहती है। उठो, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो और वही चलता रहता है सर सारे दिन। तो जैसे इधर उधर का होना, बस ये है कि आप संसार से एक तरीके से आप अपने स्वयं के संसार से तो हट जाते हो और दुनिया से जुड़ जाते हो। पर्सनल लाइफ को लेकर ये रहता है कि आप पर्सनल कुछ सोच नहीं पाते, एक बार इससे जुड़ गए तो आपका जीवन इसी चक्कर में चलता रहता है। आप कुछ और नहीं सोच पाते, ना आप कहीं पारिवारिक समारोह में जा सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो, बस पढ़ते रहो, बस यही चलता रहता है दिन रात हमारा। लास्टली मैं आपसे पूछूंगा कि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसका बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू में रह गए, वापस प्रीलिम्स, बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। ये कितना बड़ा डर है और साथ में किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं इस डर से बचने के लिए? सर ये तो सबसे बड़ा इसका होता है कि आप जैसे प्रीलिम्स पास कर देते हो, मेंस कर देते हो, फिर इंटरव्यू में रह जाते हो। एक तो सर इसका ये है कि अदर एग्ज़ाम होती हैं उनमें टाइम तो लगता है, लेकिन यूपीएससी क्या आपको पूरा 1 साल मांगती है इस प्रोसेस में ही। तो जैसे आपने प्रीलिम्स कर लिया, मेंस कर लिया, आपकी पूरी मेहनत लग जाती है और सर आपको एक झुकाव हो जाता है कि मेरा मेंस हो गया, अब इंटरव्यू रहता है। लेकिन सर लास्ट स्टेज पे जाके अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो होता है, एक डिमोटिवेशन टाइप में होता है। लेकिन सर हमारे एक भैया हैं जो उन्होंने अभी 6वीं बार अटैम्प्ट दिया था, अभी मेंस लिख के आए हैं। पिछली बार भी सर वो हमारे साथ ही थे, हमारे साथ ही रहते थे। उनका सर इंटरव्यू में रह गए थे वो, लेकिन सर उनकी लाइफ को देख के फिर एक डर भी लगता है तैयारी को लेकर कि हम भी अभी नए इस फील्ड में आए हैं तो अपने साथ भी ऐसा हो गया तो क्या हो, क्योंकि अभी तो सर जोश है नया नया। तो उनको देखकर बस उन्होंने एक बात बोली कि कुछ नहीं है, अगर आप यूपीएससी में नहीं होगे तो यूपीएससी एक ऐसी तैयारी है कि आपको जीवन में कभी फेल नहीं होने देगी। आप अगर इस यूपीएससी में नहीं तो किसी और फील्ड में भी ऊंचे उठ सकते हो, आपको मौका ज़रूर देती है कुछ ना कुछ करने का। तो बस इसी में लगे रहते हैं और फिर ये कि घर वालों का थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है तो सही हो जाता है सर, दोस्तों वगैरह के साथ सभी। बहुत बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए एज से। और जिस तरह से जो यहाँ पे यंग एस्पिरेंट्स हैं इनकी एक पॉजिटिव मोटिवेशन कहें या पॉजिटिविटी कहें एग्ज़ाम के लिए, वो देखते ही बनती है कि अगर यूपीएससी में लगे रहो तो एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचोगे। कुछ ऐसे ही एस्पिरेंट से हम बात करते रहेंगे और इस स्टोरी को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखते रहिए। एस्पिरेंट्स के हब मुखर्जी नगर में हम एक और एस्पिरेंट ताने के साथ हैं, उनके रूम में हैं, बात करेंगे, जानेंगे। पहली बार वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही हैं। तानिया, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू द एज। हाउ आर यू गोइंग अबाउट इट? किस तरह से आप प्रिपेयर कर रही हैं यूपीएससी का? प्रिपरेशन तो मेरी ऐसी है कि लाइक आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर है मेरा। तो मैं अभी वैसे हरियाणा से बिलोंग करती हूँ मैं। तो मैं अभी आई हूँ मुखर्जी नगर, मुझे 1 ही महीना हुआ है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है कि हाँ मुझे करना है। तो उन लोगों को देख के तो एक तो मोटिवेशन आता है, दूसरा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मतलब टाइमिंग हो जाता है 6 to 7 आवर्स स्टडीज़ को मैं देती हूँ अपनी, जिसमें मैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ कवर करती हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल। तो बस यही है कि एक टाइम के साथ साथ हर चीज़ आती है, देखते हैं लोगों को कि कैसे वो लोग अचीव करते हैं, कैसे वो लोग अपना एग्ज़ाम देते हैं, कैसे वो प्रिपेयर करते हैं। और वही है कि एक पहला कदम तो रखना ज़रूरी है ही। ज़्यादा क्या चैलेंजेस है कि घर से दूर रहना, एक रेजिमेंटेड काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर में और साथ ही प्रिपरेशन करना, तो प्रिपरेशन ज़्यादा चैलेंजिंग है कि एक ट्रांजिशन जो आपकी हुई है घर से यहाँ पे वो ज़्यादा है? देखिए तो ये दोनों ही एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग है। लाइक मैंने स्टार्ट किया है, मैंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा है कि मैंने सोचा है कि मैं अब यूपीएससी दूंगी।
तो मैंने एक छोटी एज से मेरा था एक सपना कि हाँ मैं यूपीएससी का पेपर दूँ, तो क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बट वो अपनी अपनी विल पे डिपेंड कर जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट, तो मैंने कहा कि मैं कॉलेज भी कर लूँगी, साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ, क्योंकि एक टाइम पे कॉलेज के बाद एकदम से करना वो बहुत हो जाएगा। अभी धीरे 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 वही बात है कि टर्टल ऑलवेज विन द रेस, ठीक है। तो फिर इसी वजह से मेरा ये था कि हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे। तो जैसे ये भी है कि घर से दूर थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक घर पे मेरे को एक पूरा कंफर्ट जोन मिलता था, मेरा कोई चीज़ नहीं है, शाम को आई तो शाम को टाइम पे खाना मिल गया। अब यहाँ पे तो हर एक प्रॉपर सीरीज़ है कि हाँ सुबह ही मिलेगा, दोपहर में, फिर शाम को, और कॉलेज, फिर कॉलेज के असाइनमेंट्स, और फिर ये पढ़ना, तो थोड़ा थोड़ा तो हर चीज़ देखे तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो जाता है। सुबह से शाम तक प्रिपरेशन करने के बाद जब टाइम मिलता है एस्पिरेंट्स को, वो क्या करते हैं? डेफिनेटली एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है, सो टू स्पेंड विद योर पीयर्स, योर फ्रेंड्स। तो हमारे साथ ऐसे ही ग्रुप है एस्पिरेंट्स का, कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का, उनसे जानते हैं। अरुण, क्या आपका जो है दिनचर्या रहता है हर रोज़ का? और अभी जैसे कि मैं क्या कहूँ, डे क्लोज तो नहीं हूँ अभी तो रूम में जाके फिर से पढ़ाई करेंगे? नहीं, यहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे अब। अच्छा, अब लाइब्रेरी जाएंगे दोबारा। सुबह 8 बजे उठना, उसके बाद सारा काम निपटा के 10 बजे तक लाइब्रेरी, 1 बजे तक लाइब्रेरी कंटिन्यू, 1 से 2 फिर खाना खाने के लिए वापस पीजी हॉस्टल जाना आपने, और फिर 2 से 5 साढ़े 5 बजे तक अभी बाहर आए मिलने के लिए, चाय वाय पी लेंगे और फिर दोबारा लाइब्रेरी। दी एज ओरिजिनल्स ने एक स्टोरी की थी एस्पिरेंट्स, और हमने प्रोफाइल किया था जो है ओल्ड राजेंद्र नगर के स्टूडेंट्स को। जी। कई कमेंट्स आए, कई लोगों ने बताया कि ओल्ड राजेंद्र नगर को छोड़िए, असली लाइफ देखनी है तो मुखर्जी नगर में है। जी। कहाँ तक सही है ये? काफ़ी हद तक सही भी है ये। जब तक जो ओल्ड राजेंद्र नगर में एक अभी पिछले साल केस हुआ था, उस केस के बाद कुछ यहाँ कोचिंग सेंटर वगैरह बंद हो गए थे, तो इसलिए थोड़ी कम भीड़ है। बाकी तो क्या नाम है, पिछले साल अगर आप आते कवर करने के लिए तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती। अब थोड़ा दृष्टि जैसे नोएडा शिफ्ट हो गई तो उसकी वजह से यहाँ कम भीड़ है। और यहाँ बच्चों का अलग अलग स्ट्रगल है। कुछ बच्चे जो क्या है नाम है, हिंदी भाषी क्षेत्र के ज़्यादातर बच्चे हैं यहाँ, यूपी, बिहार, झारखंड, पूर्वांचल के ज़्यादा बच्चे हैं, तो उन्हें तैयारी करते करते काफ़ी समय हो गया, एज भी होगी कुछ लोगों की, उनका स्ट्रगल अलग है। एक यहाँ पर चौकी के पास ही किताब बेचते हैं व्यक्ति, तो उनकी उम्र 35-36 साल के आसपास हो गई, तो सारे टाइम हो गए उनके, तो काफ़ी स्ट्रगल है यहाँ। आप बताएंगे हमें कि क्या वाकई में कंपैरिजन जो है ये ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर का कितना वैलिड है? ओल्ड राजेंद्र नगर तो वो काफ़ी मतलब महंगा एरिया है, और मुखर्जी नगर थोड़ा है कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कम से कम भी थोड़ा पैसा, मतलब जिसका पता तो रह जाएगा, सर्वाइव कर जाता है। तो एस्पिरेंट्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा, कुछ कमेंट्स में बताया गया कि जो रियल लाइफ है यहाँ पे है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, रियल लाइफ तो है, देखने को बहुत मिलेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर क्या कंपैरिजन है? कंपेरिजन ओल्ड राजेंद्र नगर में ज़्यादातर यूपीएससी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर कॉमन मिलते हैं, एसएससी वाले भी होते हैं, यूपीएससी वाले भी होते हैं। पर यहाँ पे ये पुराना एक हर जगह कोचिंग वगैरह सब यहीं थी, अब तो शायद चली गई हैं आसपास, तो दृष्टि, नोएडा वगैरह आगे चली गई हैं, नहीं तो असली चीज़ तो यहीं पर थी पुरानी। और अगर बात करें हम अकोमोडेशंस की, रूम्स की, तो वो बेटर कहाँ पे हैं? बेहतर तो आपकी मनी के हिसाब से, जहाँ पर आपके अच्छे पैसे वहाँ पर वो मिलेगा। पर यहाँ पर जो मुखर्जी नगर का मेन एरिया है उसमें तो महंगे रूम है, और आप बैक साइड जाओगे तो वहाँ और सस्ते रूम हो जाएंगे। ऐसी राजेंद्र नगर में भी, नहीं तो कहीं भी हो पीजी वगैरह का खाना वगैरह तो बहुत ही बेकार होता है। हाँ, तो आपके डेली स्ट्रगल में जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खाने और इस तरह कैसे रह रहे हैं घर के बाहर? कहाँ से हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। ओके। पर यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खाने वगैरह का भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बाहर खाओ वो भी सब ऐसे ही मिलता है, और पीजी में भी ऐसे ही मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा फूड वगैरह ही खाने पड़ते हैं। कितना मिस करते हैं आप घर को इस तरह के माहौल में? बहुत ज़्यादा मिस होते हैं। बस यहाँ पर बैठ गए, फिर डेली की दिनचर्या वो ही करनी है, कोई अलग ही नहीं है, कुछ अलग ही नहीं करना। डेली उससे भी थक चुके हैं। रोज़ सुबह उठो फिर वही पढ़ना, सुबह उठो फिर वही पढ़ना, कोई अलग ही नहीं है जीवन में, बस पढ़ना ही पढ़ना। Well, that's it. It brings to an end of
this another episode on the lives of UPSC aspirants. इस एपिसोड में मुखर्जी नगर से another aspirant hub. हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी के साथ जो है स्ट्रगल के साथ, प्रिपरेशन के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ और साथ ही एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हर रोज़ उसी रूटीन को फॉलो करते हैं, चाहे एग्ज़ाम में वो सक्सेस मिले या नहीं मिले, लेकिन वो डेडिकेशन जो है उनकी बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत रहती है। कई ऐसी हमें केसेस भी मिले, ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो बात करने नहीं आए, लेकिन पीछे से बताया कि उनकी लाइफ में क्या क्या बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं और किस तरीके से वो उसको हर रोज़ लड़कर, हर रोज़ उसको पेपर ओवर करके आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह की ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए, साथ ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए द एज ओरिजिनल्स के फॉलो करते रहिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन साथी रतिकांत पात्रा के साथ साइन ऑफ करते हुए रजत केन, न्यू दिल्ली से द एज ओरिजिनल्स के लिए।